चैप्टर 6। तुम कहाँ थी? उसने पूछा, हालांकि जवाब उसके ठीक सामने था। जेकब मुझे यहाँ की कुछ कहानियाँ सुना रहा था, मैंने कहा। बड़ी दिलचस्प कहानियाँ थीं। मैं गर्मजोशी से जेकब की ओर मुस्कराए और वह भी दांत दिखाने लगा। अच्छा, माइक ठहरा और हमारी सांठगांठ देखने के बाद स्थिति को सावधानी से दोबारा तौलने लगा। हम लोग सामान पैक कर रहे हैं, लगता है बारिश जल्दी ही होने वाली है। हम सभी ने काले आसमान को देखा। निश्चित रूप से बारिश के 100% आसार दिख रहे थे। ठीक है, मैं उछल पड़ी। मैं आ रही हूँ। तुमसे दोबारा मिलना अच्छा लगा, जेकब ने कहा। मैं समझ गई कि वह माइक को थोड़ा सा चिढ़ाना चाहता है। मुझे भी। अगली बार जब चार्ली बिली से मिलने आएंगे तो मैं भी साथ आ जाऊंगी, मैंने वादा किया। मुस्कान उसके पूरे चेहरे पर फैल गई। ये बेहतरीन रहेगा। और धन्यवाद, मैंने गंभीरता से कहा। जब हम चट्टानों पर चलते हुए पार्किंग लॉट की दिशा में बढ़े तो मैंने अपना हुड ऊपर खींच लिया। कुछ बूंदें गिरने लगी थीं और पत्थरों पर काले धब्बे बनाने लगी थीं। जब हम सबर्बन तक पहुंचे तो बाकी लोग पहले ही पूरा सामान रख चुके थे। मैं एंजेला और टाइलर के साथ पीछे वाली सीट पर पहुंच गई और घोषणा की कि मैं आते समय आगे बैठी थी, इसलिए जाते समय पीछे बैठूंगी। एंजेला ने खिड़की से बाहर नजर डालकर आने वाले तूफान को घूरा और लॉरेन बीच वाली सीट से टाइलर का ध्यान आकर्षित करने के लिए मुड़ी, इसलिए मैंने अपना सिर सीट से टिकाया और अपनी आंखें बंद की और कुछ न सोचने की कड़ी कोशिश करने लगी। मैंने चार्ली से कहा कि मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मैं कुछ नहीं खाना चाहती। टीवी पर एक बास्केटबॉल मैच आ रहा था जिसके बारे में वे रोमांचित थे। जाहिर है, मुझे पता नहीं था कि उस मैच के बारे में क्या खास था, इसलिए उनके रोमांच की वजह से वे मेरे चेहरे या लहजे की किसी असामान्य चीज पर गौर नहीं कर पाए। अपने कमरे में पहुंचने के बाद मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने अपनी डेस्क को खंगाला जब तक कि मुझे मेरा पुराना हेडफोन नहीं मिल गया। फिर मैंने उसे अपने छोटे सीडी प्लेयर में लगाया और क्रिसमस पर फिल की दी हुई सीडी उठा ली। यह उसका प्रिय बैंड था, लेकिन वे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, इसलिए मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं आया था। मैंने इसे लगाया और बिस्तर पर लेट गई। मैंने हेडफोन लगाया, प्ले बटन दबाया और वॉल्यूम इतना ज़्यादा कर लिया कि मेरे कानों को चोट पहुंचने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन रोशनी अब भी आ रही थी, इसलिए मैंने अपने चेहरे के ऊपरी आधे हिस्से पर तकिया रख लिया। मैंने बहुत सावधानी से संगीत पर ध्यान केंद्रित किया, बोल और जटिल ड्रम वादन को समझने की कोशिश की। जब मैंने तीसरी बार सीडी सुनी तो मैं सारे शब्द समझ चुकी थी, कोरस के भी। मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि कानफोडो आवाज़ के पार जाने के बाद मुझे बैंड पसंद आने लगा था। मुझे एक बार फिर फिल को धन्यवाद देना होगा, और यह कारगर रहा। धमाकेदार संगीत की वजह से सोचना असंभव था और यही इस पूरे इंतज़ाम का उद्देश्य था। मैंने सीडी बार बार सुनी जब तक कि मैं सारे गानों के साथ साथ गाने लगी और अंततः सो नहीं गई। मेरी आंखें एक जानी पहचानी जगह पर खुलीं। अपनी चेतना के किसी कोने में मैं जागरूक थी कि मैं सपना देख रही हूँ, लेकिन मैं जंगल की हरी रोशनी को पहचान गई। नज़दीकी लहरों के चट्टानों से टकराने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और मैं जानती थी कि अगर मैं समुद्र तक पहुँच जाऊँ तो मुझे सूरज दिखाई दे जाएगा। मैं आवाज़ का अनुसरण करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहाँ जेकब ब्लेक भी था, जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से की ओर से पीछे खींच रहा था। जेकब, क्या गड़बड़ है? मैंने पूछा। उसका चेहरा डरा हुआ था। जब उसने मेरे प्रतिरोध के खिलाफ अपनी सारी ताकत लगा दी, मैं अंधेरे में नहीं जाना चाहती थी। दौड़ो, बेला, तुम्हें दौड़ना होगा, वह दहशत में फुसफुसाया। इस तरफ, बेला। मैंने पहचाना कि पेड़ों के अंधकार में केंद्र से माइक की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मैं उसे नहीं देख पाई। क्यों? मैंने पूछा। मैं अब भी जेकब की पकड़ के खिलाफ जूझ रही थी और सूरज को देखने के लिए उतावली थी। अचानक जेकब ने मेरा हाथ छोड़ दिया। वह चीखने और कांपने लगा। फिर वह जंगल के अंधेरे फर्श पर गिर गया। वह जमीन पर छटपटाने लगा और मैं दहशत में देखती रही। जेकब, मैं चीखी, लेकिन वह जा चुका था।
उसकी जगह पर काली आंखों वाला एक बड़ा लाल भूरा भेड़िया था। भेड़िए का मुंह मुझसे दूर समुद्र तट की ओर था, उसके कंधे के बाल खड़े थे और उसके बाहर निकले दांतों के बीच से गुर्राने की आवाजें आ रही थीं। बेला, दौड़ो! माइक मेरे पीछे से एक बार फिर चिल्लाया, लेकिन मैं नहीं मुड़ी। मैं समुद्र तट से अपनी तरफ आती रोशनी को देख रही थी। और फिर एडवर्ड ने पेड़ों के बीच से बाहर कदम रखा। उसकी त्वचा पर हल्की चमक थी, उसकी आंखें काली और खतरनाक थीं। उसने एक हाथ ऊपर उठाया और मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। भेड़िया मेरे पैरों पर गुर्राया। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, एडवर्ड की तरफ। फिर वह मुस्कुराया, उसके दांत नुकीले और पैने थे। मुझ पर विश्वास करो, वह घुराघुराती आवाज में बोला। मैंने एक और कदम बढ़ाया। भेड़िए ने मेरे और वैम्पायर के बीच की जगह पर छलांग लगा दी और उसके दांत एडवर्ड के गले की तरफ थे। नहीं, मैं चीखी और अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। मेरे अचानक उठने से हेडफोन ने पलंग के पास वाली टेबल पर रखे सीडी प्लेयर को खींच दिया, जिससे ये लकड़ी के फर्श पर गिर गया। मेरी बत्ती अभी भी जल रही थी और मैं बिस्तर पर पूरी पोशाक पहने बैठी थी, जूते भी। मैंने अस्त व्यस्त हालत में अपने ड्रेसर पर रखी घड़ी पर निगाह डाली। सुबह के 5:30 बजे थे। मैं कराही पीछे गिर गई और अपने चेहरे पर लुढ़क गई। फिर मैंने पैरों का इस्तेमाल करके अपने जूते उतार दिए। मैं इतनी ज्यादा असहज थी कि दोबारा नहीं सो सकती थी। मैंने करवट बदली और लेटे लेटे ही अपनी जीन्स के बटन खोलकर उसे अजीब तरीके से उतारा। मुझे अपने बालों की चोटी चुभ रही थी, जो मेरी खोपड़ी में लगे किसी कांटे जितना परेशान कर रही थी। मैं बगल में पलटी और रबर बैंड खोलकर अपनी अंगुलियों से 2 चोटियों में कंघी कर ली। मैंने तकिए को दोबारा अपनी आंखों पर रख लिया। जाहिर है, इन सारी कोशिशों से कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे अवचेतन ने मुझे सपने में ठीक वही तस्वीरें दिखाई थीं, जिनसे बचने की मैं बुरी तरह कोशिश कर रही थी। अब मैं उनका सामना करने वाली थी। मैं बैठ गई और मेरा सिर 1 मिनट तक चकराया। पहली चीजें पहले, मैंने खुद से कहा, इसे ज्यादा से ज्यादा समय तक दूर रखना चाहिए। मैंने बाथरूम का बैग उठा लिया। शॉवर उतना लंबा नहीं चला, जितनी मुझे उम्मीद थी। अपने बालों को ब्लोअर से सुखाने के बाद भी बाथरूम में करने लायक कोई काम नहीं बचा था। टॉवल लपेटकर मैं अपने कमरे में आई। मुझे पता नहीं था कि चार्ली अब भी सो रहे हैं या जा चुके हैं। मैंने खिड़की से बाहर देखा, क्रूजर जा चुका था। दोबारा मछली पकड़ने। मैंने धीरे धीरे अपने सबसे आरामदेह कपड़े पहने और अपना बिस्तर जमाया, एक ऐसी चीज जो मैंने कभी नहीं की थी। मैं अब इसे और ज्यादा नहीं टाल सकती थी। मैंने डेस्क तक जाकर अपना पुराना कंप्यूटर चालू किया। मुझे यहाँ इंटरनेट चलाने से नफरत थी। मेरा मोडम बाबा आदम के ज़माने का था, सिर्फ डायल अप करने में ही इतना ज़्यादा समय लग जाता था कि मैं उस दौरान सीरियल का एक बाउल लाने चली गई। मैंने धीरे धीरे खाया और सावधानी से हर कौर को चबाया। इसके बाद मैंने कटोरे और चम्मच को धोकर सुखाया और उन्हें दूर रख दिया। मैंने पैरों को घसीटते हुए सीढ़ियाँ चढ़ी। मैंने सबसे पहले तो अपने सीडी प्लेयर को फर्श से उठाया और उसे टेबल के बीचों बीच रख दिया। मैंने हेडफोन निकालकर डेस्क के ड्रॉअर में रख दिया। फिर मैंने उसी सीडी को चालू किया और इसे इतना धीमा किया जहां ये पृष्ठभूमि की आवाज बन गई। एक और आह भरकर मैं अपने कंप्यूटर की ओर मुड़ी। जाहिर है, स्क्रीन पर पॉपअप विज्ञापन आ गए थे। मैं सख्त फोल्डिंग चेयर पर बैठकर सारे विज्ञापनों को बंद करने लगी। अंततः मैं अपने प्रिय सर्च इंजन तक पहुंच गई। मैंने कुछ और पॉपअप्स बंद किए और फिर सिर्फ एक शब्द टाइप किया, वैम्पायर। जाहिर है, इसमें इतना समय लग रहा था कि गुस्सा आने लगा था। जब रिजल्ट्स आए तो उनमें से अपनी पसंद का रिजल्ट चुनना मुश्किल था। फिल्मों और टीवी शो से लेकर रोल प्लेइंग गेम्स, भूमिगत धातु और गोथिक कॉस्मेटिक कंपनियां। लेकिन फिर मुझे एक संभावनाशील साइट दिख गई जिस पर मेरी चाही गई जानकारी हो सकती थी, वैम्पायर्स A to Z। मैं बेचैनी से इसके लोड होने का इंतजार करती रही और स्क्रीन पर उभरने वाले हर विज्ञापन को बंद करती रही। आखिरकार स्क्रीन लोड हो गई। सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काले अक्षर, वेबसाइट शैक्षणिक दिख रही थी। होम पेज पर 2 कोट्स थे।
भूतों और राक्षसों के वृहद स्याह संसार में कोई भी प्राणी इतना भयंकर, वीभत्स और घिनौना, लेकिन इतने डरावने सम्मोहन से भरा नहीं है जितना कि वैम्पायर, जो न तो भूत है न ही राक्षस है, लेकिन जो इन दोनों के ही रहस्यमय और भयंकर गुणों से संपन्न है। रेव, मॉन्टेग्यू, समर्स। अगर इस संसार में कोई अच्छी तरह प्रमाणित लेखा है तो यह वैम्पायर्स का है। किसी चीज की कमी नहीं है। आधिकारिक रिपोर्ट्स हैं, प्रसिद्ध हस्तियों, सर्जनों, पादरियों, न्यायाधीशों के हलफनामे हैं, न्यायिक प्रमाण बहुत परिपूर्ण है। लेकिन इसके बावजूद ऐसा कौन है जो वैम्पायर्स में विश्वास करता है? रूसो। बाकी की साइट पर पूरे संसार के वैम्पायर्स की दंतकथाएं वर्णमाला के क्रम के अनुसार सूचीबद्ध थीं। जिस पहले वैम्पायर पर मैंने क्लिक किया वह डेनेग था। ये फिलिपिनो वैम्पायर था जिसने काफी पहले टापुओं पर अरबी बोने की प्रथा शुरू की थी। दंतकथा के अनुसार डेनेग ने कई सालों तक इंसानों के साथ काम किया, लेकिन एक दिन ये सिलसिला खत्म हो गया जब एक महिला की अंगुली कट गई और डेनेग उसे चूसने लगा। उसे उस महिला के खून का स्वाद इतना ज्यादा पसंद आया कि वह उसके शरीर का सारा खून पी गया। मैंने सावधानी से वर्णन पढ़े और जानी पहचानी चीज की तलाश की। ऐसा लगता था कि वैम्पायर संबंधी ज्यादातर दंतकथाएं महिलाओं के वैम्पायर होने और बच्चों के शिकार होने पर केंद्रित थीं। ऐसा लग रहा था कि उन्हें छोटे बच्चों की उच्च मृत्यु दर को स्पष्ट करने के लिए गढ़ा गया था या फिर पुरुषों को बेवफाई का बहाना देने के लिए। कई कहानियों में शरीर रहित आत्माओं का वर्णन था और अनुचित दफनाने के खिलाफ चेतावनियां भी थीं। मेरी देखी फिल्मों जैसा ज्यादा कुछ नहीं था और हिब्रू, एस्ट्री और पोलिश अपियर जैसे बहुत कम वैम्पायर ही सारे समय खून पीने की फिराक में रहते थे। केवल 3 प्रविष्टियों ने सचमुच मेरा ध्यान आकर्षित किया। रोमानिया का वेराकोलेकी, एक शक्तिशाली मृत व्यक्ति जो सुंदर पीली त्वचा वाले इंसान के रूप में प्रकट हो सकता था। स्लोवक नेलेप्सी, जो इतना शक्तिशाली और तेज था कि आधी रात के बाद एक ही घंटे में पूरे गांव में नरसंहार कर सकता था। और तीसरा था स्ट्रैगोनी बेनेफिची। इस आखिरी वाले के बारे में सिर्फ एक संक्षिप्त वाक्य लिखा था। स्ट्रैगोनी बेनेफिची एक इतालवी वैम्पायर जिसे अच्छाई की तरफ माना जाता था और यह सारे बुरे वैम्पायर्स का घातक शत्रु था। ये राहत की बात थी कि सैकड़ों में से एक दंतकथा एक छोटी प्रविष्टि अच्छे वैम्पायर्स के अस्तित्व का दावा कर रही थी। वैसे कुल मिलाकर इसमें बहुत कम जानकारी थी जो जेकब की कहानियों या मेरे खुद के अवलोकन से मेल खाती हो। पढ़ते वक्त मैंने अपने दिमाग में छोटा कैटेलॉग बनाया और सावधानी से हर दंतकथा से इसकी तुलना की। गति, शक्ति, सुंदरता, पीली त्वचा, रंग बदलने वाली आंखें और फिर जेकब के मानदंड, खून पीने वाले, नरभेड़ियों के शत्रु, ठंडे खून वाले और अमर। बहुत कम मिथक मिले जो एक भी घटक से मेल खाते हों। फिर एक और समस्या थी। मैंने जो बहुत कम डरावनी फिल्में देखी थीं और वेबसाइट पर जो लिखा था उसका निष्कर्ष ये था, वैम्पायर्स दिन के समय बाहर नहीं निकल सकते वरना सूरज उन्हें जलाकर राख कर देगा। वे दिन भर कफन में सोते थे और सिर्फ रात को बाहर निकलते थे। गुस्से में मैंने कंप्यूटर के बंद होने का इंतजार किए बिना मेन पावर स्विच बंद कर दिया। चिढ़ के साथ साथ मुझे बहुत शर्म भी आ रही थी। ये सब बहुत मूर्खतापूर्ण दिख रहा था। मैं अपने कमरे में बैठकर वैम्पायर्स पर शोध कर रही हूँ। मुझे क्या हो गया है? मैंने निर्णय लिया कि ज्यादातर दोष फोक्स कस्बे का है और सच कहें तो पूरे ओलंपिक पेनिनसुला का, जो हर समय गीला रहता था। मुझे घर से बाहर निकलना था, लेकिन कोई ऐसी मनचाही जगह नहीं थी जहां जाने में 3 दिन से कम समय लगे। मैं कहां जाने वाली थी ये सोचे बिना ही मैंने अपने बूट पहने और सीढ़ियां उतर गई। मैंने अपना रेनकोट पहना और मौसम पर नजर डाले बिना ही दरवाजे से बाहर निकल गई। आसमान बादलों से भरा था, लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही थी। मैंने अपने ट्रक को नजरअंदाज किया और पूर्व दिशा में पैदल चलने लगी। मैं चाली के आंगन पर अतिक्रमण करने वाले जंगल की तरफ जा रही थी। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा जब मैं इतनी अंदर चली गई कि सड़क और मकान उछल हो गए। वहां बस गीली मिट्टी पर मेरे पैरों की आवाज थी या किसी पक्षी के अचानक बोलने की आवाज थी। यहाँ जंगल के बीच से जाने वाली एक पतली पगडंडी थी।
वरना मैं इस तरह अकेले भटकने का जोखिम नहीं उठाती। मेरा दिशा ज्ञान निराशाजनक था, मैं इससे बेहतर परिस्थितियों में भी भटक सकती थी। पगडंडी जंगल में ज्यादा गहराई तक गई, जहां तक मैं जानती थी ज्यादातर पूर्व दिशा में। ये स्पूस वृक्ष, हेमलॉक पौधों, सदाबहार पेड़ों और मेपल वृक्षों के बीच से गुजरती रही। मुझे अपने आसपास के पेड़ों के नाम स्पष्टता से याद थे, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि चार्ली ने मुझे शुरुआती दिनों क्रूजर की खिड़की से उनकी तरफ इशारा करके उनके नाम बताए थे। कई पेड़ अनजान थे और बाकी के बारे में मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि वे हरे परजीवियों से ढके थे। मैं उस पगडंडी पर तब तक चलती रही जब तक कि खुद पर मेरा गुस्सा मुझ पर हावी रहा। जब गुस्सा कम होने लगा तो मैं धीमी हो गई। पानी की कुछ बूंदें मेरे ऊपर की पत्तियों से रिसकर नीचे आई, लेकिन मुझे पक्का नहीं पता था कि अभी बारिश होने लगी थी या ये कल की बारिश की बची हुई बूंदें थीं, जो अब तक मेरे ऊपर की पत्तियों में अटकी हुई थी और अब धरती तक का रास्ता तय कर रही थी। हाल में गिरा एक पेड़, ये हाल में गिरा है, यह मैं इसलिए कह सकती थी क्योंकि यह काई से पूरी तरह नहीं ढका था, दूसरे पेड़ के तने से टिका था और पगडंडी से कुछ फुट दूर छायादार छोटी बेंच जैसी आकृति बना रहा था। मैं फर्न के पौधों को लांघकर वहां सावधानी से बैठ गई और मैंने गीली सीट और मेरे कपड़ों के बीच जैकेट रख ली। फिर मैंने अपने हुड से ढका सिर पेड़ से टिका लिया। मैंने घूमने के लिए गलत जगह चुनी थी, ये बात मुझे पता होनी चाहिए थी, लेकिन जाने के लिए कोई दूसरी जगह भी तो नहीं थी। जंगल गहरा हरा था और पिछली रात के सपने के दृश्य से इतना ज्यादा मेल खा रहा था कि वहां मन शांत नहीं हो सकता था। मेरे गीले कदमों की आवाज रुकने के बाद तीखी खामोशी छा गई थी। पक्षी भी शांत थे और बूंदों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ऊपर बारिश हो रही थी। बैठने के बाद फर्न मेरे सिर से ज्यादा ऊंचाई पर थे, इसलिए 3 फुट वाले रास्ते से जाने वाला कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं देख सकता था। यहाँ पेड़ों के बीच उन मूर्खतापूर्ण बातों पर यकीन करना ज्यादा आसान था, जिन पर मुझे घर के अंदर शर्म आ रही थी। हजारों सालों से इस जंगल में कुछ नहीं बदला था और यहाँ पर सैकड़ों अलग अलग देशों की सारी दंतकथाओं और मिथकों के सच होने की ज्यादा संभावना लग रही थी, जो मेरे साफ सुथरे बेडरूम में नहीं लग रही थी। मैंने खुद को 2 सबसे अहम प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विवश किया, जिनका मुझे जवाब देना था, लेकिन ये काम मैंने अनिच्छा से किया। सबसे पहले तो मुझे ये निर्णय लेना था कि जेकब ने कलन परिवार के बारे में जो बताया था, क्या वह सच हो सकता था। तुरंत ही मेरे मन ने प्रबल इनकार कर दिया। ऐसी बकवास धारणाओं को रखना मूर्खतापूर्ण और गलत था। लेकिन फिर क्या, मैंने खुद से पूछा। इस बात का कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं था कि मैं इस पल कैसे जिंदा थी। मैंने अपने दिमाग में उन चीजों की सूची बनाई जिन्हें मैंने खुद देखा था, असंभव गति और शक्ति, आंखों का रंग काले से सुनहरा और फिर काला होना, अमानवीय सुंदरता, पीली बर्फीली त्वचा, और इससे ज्यादा छोटी छोटी चीजें जो धीरे धीरे दर्ज होती थीं। वे कभी कुछ खाते नहीं थे, वे बहुत आकर्षक अंदाज में चलते थे जो असाधारण था, और जिस तरह वह कई बार बोलता था, अपरिचित लहजा और वाक्यांश जो 21वीं सदी के क्लासरूम के बजाय 20वीं सदी के उपन्यास की शैली के ज्यादा अनुरूप थे। उसने उसी दिन क्लास से छुट्टी ली थी जिस दिन हम ब्लड टेस्ट कर रहे थे। उसने समुद्र तट की यात्रा को तब तक मना नहीं किया था जब तक कि उसने यह नहीं सुन लिया था कि हम कहाँ जाने वाले हैं। वह आसपास के हर व्यक्ति के विचारों को पढ़ सकता था, सिवाय मेरे। उसने मुझे बताया था कि वह विलेन है, खतरनाक है। क्या कलन लोग वैम्पायर हो सकते हैं? देखो, वे कुछ न कुछ तो थे। तार्किकता की संभावना के बाहर की चीजें मेरी अविश्वास करती आंखों के सामने हो रही थीं। चाहे वह जेकब की शब्दावली के ठंडे लोगों की श्रेणी में आता हो या फिर मेरे अनुमान के हिसाब से सुपरहीरो की श्रेणी में, एडवर्ड कलन इंसान नहीं था, वो इससे ज्यादा था। तो फिर शायद, हाल फिलहाल मेरा जवाब यही होगा। और फिर सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर ये सच हुआ तो मैं क्या करूंगी? अगर एडवर्ड वैम्पायर हो, मैं ये सोचने के लिए भी खुद को मुश्किल से तैयार कर पाई तो मुझे क्या करना चाहिए? किसी दूसरे को शामिल करने की बात तो छोड़ ही दें। मैं खुद ही इस पर विश्वास नहीं कर रही थी
किसी दूसरे को बताने पर मुझे पागलखाने भेज दिया जाएगा। सिर्फ 2 ही विकल्प व्यवहारिक लग रहे थे। पहला तो उसकी खुद की सलाह मानना था, समझदारी दिखाना और उससे यथासंभव दूर रहना। हमारी योजनाएं रद्द कर दूं और जहां तक मेरे लिए संभव है उसे नज़रअंदाज करूं। ये नाटक करूं कि जिस एक क्लास में हमें मजबूरन एक साथ बैठना पड़ता था, वहां हमारे बीच मोटे कांच की दीवार थी जिसे भेदा नहीं जा सकता था। उसे बता दूं कि वो मुझे अकेला छोड़ दे और यह बात इस बार सच्चे इरादे से कहूं। इस विकल्प पर विचार करते समय मैं निराशा का दर्द महसूस करने लगी। मेरे मन ने दर्द को अस्वीकार कर दिया और तेजी से अगले विकल्प पर पहुंच गया। मैं कुछ भी अलग नहीं करूंगी। देखो, अगर वो कोई बुरी चीज है तो भी उसने अब तक मेरा कोई नुकसान नहीं किया है। सच तो यह है कि अगर वह इतनी तेजी से काम नहीं करता तो मैं टाइलर की कार के नीचे दबकर मर चुकी होती। इतनी तेजी से मैंने खुद के साथ तर्क किया कि यह सिर्फ तीव्र प्रतिक्रिया भी तो हो सकती है। लेकिन अगर यह काम किसी की जान बचाने के लिए किया गया था तो वह बुरा कैसे हो सकता है? मैंने तर्क दिया। मेरा दिमाग जवाबरहित गोलों में चक्र घिन्नी की तरह घूमता रहा। अगर मैं किसी पर यकीन कर सकती थी तो एक चीज पर कर सकती थी। पिछली रात मेरे सपने में जो स्याह एडवर्ड था वह जेकब की कहानियों से उत्पन्न मेरे डर का प्रतिबिंब था और एडवर्ड खुद नहीं था। फिर भी जब मैं नरभेड़िए की छलांग पर दहशत में चीखी थी तो मेरे होठों पर नहीं की चीख इसलिए नहीं आई थी क्योंकि मैं नरभेड़िए को होने वाले नुकसान से डर रही थी। मैं तो इसलिए चीखी थी कि कहीं एडवर्ड को कोई नुकसान न पहुंचे। जब वह अपने नुकीले दांत खोलकर मुझे बुला रहा था तब भी मुझे उसकी खातिर डर लग रहा था। और मैं जानती थी कि इसी में मेरा जवाब था। मैं नहीं जानती थी कि क्या सचमुच मेरे पास कोई विकल्प था। मैं अब तक इस मामले में बहुत गहरी धंस चुकी थी। अब जब मैं जान गई थी, अगर मैं जान गई थी तो मैं अपने डरावने रहस्य के बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। क्योंकि जब मैं उसकी आवाज़, उसकी सम्मोहक आँखों, उसके व्यक्तित्व की चुंबकीय शक्ति के बारे में सोचती थी तो मैं इस वक्त उसके साथ होने से ज्यादा कुछ नहीं चाहती थी। भले ही, लेकिन मैं यह नहीं सोच सकती। यहाँ नहीं, अंधेरे जंगल में अकेले नहीं। तब नहीं, जब बारिश ने इसे गोधूली वेला जैसा धुंधला बना दिया था और जमीन पर पदचापों की आवाज आती थी। मैं कांपी और तेजी से अपने छिपने की जगह से उठी। मुझे चिंता होने लगी थी कि कहीं बारिश के कारण ये पगडंडी ओझल न हो जाए। लेकिन पगडंडी वहीं पर थी और इसने मुझे टपकती हरी भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता बताया। मैंने तेजी से इस पर चली और हुड को अपने चेहरे के चारों ओर खींच लिया। मैं इस बात पर हैरान थी कि पेड़ों के बीच तेज तेज चलकर मैं कितनी दूर तक आ गई थी। मैं ये सोचने लगी कि क्या मैं सचमुच बाहर की ही तरफ जा रही हूँ या फिर जंगल में और गहराई तक जा रही हूँ। इससे पहले कि मैं ज्यादा दहशत में आऊं, मुझे जालीदार शाखाओं के बीच से कुछ खुली जगहें दिखने लगीं। फिर मुझे सड़क पर गुजरती एक कार की आवाज़ सुनाई दी और मैं बाहर निकल आई। चाली का लॉन मेरे सामने पसरा हुआ था। घर मुझे बुला रहा था और गर्मी तथा सूखे मोजे देने का वादा कर रहा था। अभी दोपहर ही थी जब मैं अंदर पहुंची। मैं ऊपर की मंजिल पर गई और दिन के कपड़े पहने, जीन्स और टी शर्ट, क्योंकि मैं अंदर ही रुकने वाली थी। दिन के कामों पर ध्यान केंद्रित करने में ज्यादा कोशिश की जरूरत नहीं पड़ी। मैकबेथ पर निबंध, जो बुधवार तक देना था। मैं संतुष्टि के साथ निबंध का प्रारूप तैयार करने में जुट गई और काफी समय बाद शांत महसूस कर रही थी। सच कहूं तो गुरुवार की दोपहर के बाद पहली बार। ये हमेशा मेरा तरीका रहा है। निर्णय लेना मेरे लिए दर्द भरा हिस्सा रहता था, वह हिस्सा जिसमें मुझे कष्ट होता था। लेकिन एक बार जब मैं निर्णय पर पहुंच जाती थी तो इसके बाद मैं बस उस पर अमल करने लगती थी, आमतौर पर इस राहत के साथ कि मैंने विकल्प चुन लिया है। कई बार तो राहत में निराशा का पुट आ जाता था, जैसे फोक्स आने का मेरा निर्णय। लेकिन फिर भी यह विकल्पों के साथ कुश्ती लड़ने से बेहतर था। इस निर्णय के साथ जीना बेहद आसान था, खतरनाक रूप से आसान। बाकी का दिन शांत और उपयोगी रहा। मेरा निबंध 8 बजे से पहले पूरा हो गया।
चाली शाम को ढेर सारी मछलियां पकड़कर लाए और मैंने मन ही मन सोचा कि मैं जब अगले सप्ताह सिएटल जाऊंगी तो मछली के व्यंजनों की रेसिपी वाली किताब जरूर लेकर आऊंगी। उस यात्रा के बारे में सोचकर मेरी धड़कन तेज हो गई। वह वैसी ही थी जैसी जेकब ब्लैक के साथ टहलने से पहले उसके बारे में सोचते समय थी। मेरे एहसास को अलग होना चाहिए, मैंने सोचा। मुझे डरना चाहिए, मैं जानती थी कि मुझे डरना चाहिए, लेकिन मुझे सही मायनों में डर महसूस ही नहीं हो रहा था। उस रात मैं बिना सपनों की नींद सोई, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठने के कारण मैं थक गई थी और उससे पहले रात को भी मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। मैं फोक्स आने के बाद दूसरी बार धूप की चमकती पीली रोशनी में जागी। मैं फुदककर खिड़की तक गई और ये देखकर स्तब्ध रह आसमान में एक भी बादल नहीं है और जो छुटपुट सफ़ेद गुच्छे दिख भी रहे थे उनमें बारिश नहीं छिपी थी। मैंने खिड़की खोल दी। मैं हैरान रह गई कि यह बिना आवाज़ किए बिना अटके खुल गई, क्योंकि इसे न जाने कितने सालों बाद खोला गया था और तुलनात्मक रूप से सूखी हवा को अपने अंदर भरने लगी। ये लगभग गर्म दिन था और हवा न के बराबर चल रही थी। मेरा खून मेरी नसों में बिजली की तरह दौड़ने लगा। जब मैं नीचे उतरी तो चाली अपना नाश्ता खत्म कर रहे थे और उन्होंने मेरे मूड को तुरंत भांप लिया। अच्छा दिन है, उन्होंने कहा। हाँ, मैंने मुस्कराते हुए कहा। वे भी मुस्करा दिए, उनकी भूरी आंखें किनारों पर मुड़ रही थीं। जब चाली मुस्कराते थे तो ये देखना ज्यादा आसान था कि वे और मेरी माँ इतनी जल्दी शादी के महासागर में क्यों कूद गए थे। उन दिनों वे जितने रोमांटिक थे उसमें से ज्यादातर मेरे आने से पहले ही कुम्हला गया था। जिस तरह उनके घुंघराले भूरे बाल मेरे जैसा ही रंग, हालांकि संरचना अलग थी, कम हो गए थे और उनके माथे की चमकदार त्वचा को धीरे धीरे ज्यादा उजागर करते गए थे। लेकिन जब वे मुस्कराते थे तो मैं उस इंसान की झलक देख सकती थी जो रिनी के साथ उस समय भागा था, जब रिनी मेरी इस समय की उम्र से सिर्फ 2 साल बड़ी थी। मैंने खुशी खुशी नाश्ता किया और धूप में धूल के कणों को हिलते देखा जो पिछली खिड़की में तैर रहे थे। चाली ने गुड बाय कहा और मैंने क्रूजर को मकान से दूर जाते सुना। मैं दरवाजे से बाहर निकलते समय ठिठक गई। मेरा हाथ बारिश की अपनी जैकेट पर था। इसे घर पर छोड़ना बदकिस्मती को आमंत्रित करने जैसा होगा। एक आह के साथ मैंने इसे अपनी बांह पर लपेटा और उस सबसे तेज धूप में बाहर निकली जो मैंने कई महीनों में पहली बार देखी थी। बहुत सारे एल्बो ग्रीस की मदद से मैं ट्रक की दोनों खिड़कियों को लगभग पूरी तरह नीचा करने में कामयाब हुई। मैं सबसे पहले स्कूल पहुंचने वाले विद्यार्थियों में से एक थी। बाहर निकलने की जल्दी में मैंने घड़ी तक नहीं देखी थी। मैंने गाड़ी खड़ी की और कैफेटेरिया की दक्षिण दिशा में लगी पिकनिक बेंचों की तरफ चल दी, जिनका इस्तेमाल कभी कभार ही होता था। बेंचें अब भी थोड़ी नम थीं, इसलिए मैं अपनी जैकेट पर बैठ गई और मुझे खुशी थी कि मैंने इसका इस्तेमाल करने का तरीका खोज लिया था। मेरा होमवर्क पूरा हो गया था, जो धीमी सामाजिक जिंदगी का परिणाम था, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की कुछ समस्याएं थीं जिन्हें मैं पूरी तरह नहीं समझ पाई थी। मैंने अपनी किताब मेहनत से बाहर निकाली, लेकिन पहली समस्या को हल करते समय आधे रास्ते में ही मैं दिवास्वप्न देखने लगी और लाल छाल वाले पेड़ों पर धूप का खेल देखने लगी। मैंने अपने होमवर्क के मार्जिन पर स्केचिंग शुरू कर दी। कुछ मिनट बाद मुझे अचानक एहसास हुआ कि स्याह आंखों की 5 जोड़ियां, जिन्हें मैंने स्केच किया था, पेज से मेरी ओर घूर रही थीं। मैंने इरेजर से उन्हें मिटा दिया। बेला, मैंने किसी को चिल्लाते सुन, आवाज़ माइक जैसी लग रही थी। मैं पलटी और मुझे एहसास हुआ कि जब मैं बेध्यानी में वहां बैठी थी तो स्कूल विद्यार्थियों से भर गया था। हर कोई टी शर्ट में था, कुछ तो शॉर्ट भी पहने थे, हालांकि तापमान 60 से ऊपर नहीं था। माइक खाकी शॉर्ट और धारीदार रग्बी शर्ट में मेरी तरफ आ रहा था और हाथ हिला रहा था। हे माइक, मैंने कहा और हाथ लहराया। मैं इतनी सुहानी सुबह आधे अधूरे मन से जवाब नहीं दे सकती थी। वह मेरे पास बैठने आया। उसके कीलों जैसे व्यवस्थित बाल रोशनी में सुनहरे चमक रहे थे और उसकी मुस्कान उसके चेहरे पर फैली हुई थी। वो मुझे देखकर इतना खुश हुआ कि मैं भी खुश हुए बिना नहीं रह पाई। मैंने पहले कभी इस बात पर गौर नहीं किया था। तुम्हारे बालों में तो लाल रंगत है,
उसने टिप्पणी की और अपनी अंगुलियों के बीच एक बाल पकड़ा जो हल्की हवा में फड़फड़ा रहा था। सिर्फ धूप में। मैं थोड़ी असहज हो गई जब उसने लट को मेरे कान के पीछे दबाया। बेहतरीन दिन है ना? मेरी तरह का दिन है, मैं सहमत हुई। तुमने कल क्या किया? उसका लहजा ज़रूरत से थोड़ा ज्यादा अधिकारपूर्ण था। मैंने ज्यादातर अपने निबंध पर काम किया। मैंने ये नहीं बताया कि मैंने इसे पूरा कर लिया था। डींगे हाँकने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने हथेली से अपना माथा ठोंका। ओह हाँ, यह मंगलवार तक देना है ना? ओह, बुधवार तक, मुझे लगता है। बुधवार। उसने त्योरी चढ़ाई। यह अच्छा नहीं है। तुम अपना निबंध किस विषय पर लिख रही हो? क्या शेक्सपियर का स्त्री पात्रों का चरित्र चित्रण नारी द्वेषी है? वह मेरी तरफ ऐसे घूरने लगा मानो मैंने लैटिन भाषा में कुछ बोला हो। मुझे लगता है कि मुझे आज रात इस पर काम करना होगा, उसने कहा। मैं पूछने वाला था कि क्या तुम बाहर जाना चाहती हो? ओह, मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। मेरी माइक के साथ सुखद बातचीत क्यों नहीं हो पाती? कोई ना कोई कष्टदायक घटना क्यों हो जाती है? देखो, हम डिनर पर चल सकते हैं और मैं निबंध पर बाद में काम कर सकता हूँ, उसने आशा भरी मुस्कान के साथ कहा। माइक, मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा विचार है। उसका चेहरा लटक गया। क्यों? उसने पूछा। उसकी आंखें सतर्क थीं। मेरे विचार एडवर्ड की ओर मुड़ गए। मैं सोचने लगी कि क्या माइक के विचार भी उसी तरफ मुड़े होंगे। मैं सोचती हूँ, और मैं इस वक्त जो कह रही हूँ, अगर उसे तुमने किसी के सामने दोहराया तो मैं खुशी खुशी तुम्हारी जान ले लूंगी, मैंने धमकी दी। लेकिन मैं सोचती हूँ कि इससे जेसिका के दिल को ठेस लगेगी। वह चकरा गया था। जाहिर है, वो इस दिशा में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था। जेसिका, सच्ची माइक, क्या तुम अंधे हो? ओह, उसने सांस छोड़ी। वह स्पष्ट रूप से चकरा गया था। उससे दूर जाने के लिए मैंने इस मौके का फायदा उठा लिया। अब क्लास का समय हो गया है और मैं दोबारा देर से नहीं पहुंचना चाहती। मैंने अपनी किताबें उठाकर बैग में रखीं। हम खामोशी से इमारत 3 में गए और वह अब भी विचारों में डूबा दिख रहा था। मैं उम्मीद कर रही थी कि वह जिन भी विचारों में डूबा हो, वे उसे सही दिशा में ले जाएं। जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री में जेसिका को देखा, तो वह उत्साह से भरपूर थी। वह, एंजेला और लॉरेन उस रात को डांस के कपड़े खरीदने के लिए पोर्ट एंजेलिस जाने वाली थीं और वह चाहती थी कि मैं भी चलूं, भले ही मुझे कपड़ों की ज़रूरत न हो। मैं निर्णय नहीं ले पाई। कुछ लड़कियों के साथ शहर से बाहर जाना अच्छा रहेगा, पर लॉरेन भी तो रहेगी। और कौन जाने, मैं आज रात क्या करूंगी। लेकिन यह निश्चित रूप से गलत मार्ग था जिस पर मैं अपने दिमाग को नहीं चलाना चाहती थी। जाहिर है, मैं धूप के बारे में खुश थी, लेकिन सिर्फ यही उस उल्लासपूर्ण मनोदशा के लिए पूरी तरह जिम्मेदार नहीं था, ये तो करीब भी नहीं था। इसलिए मैंने उसे सोचूंगी कह दिया। मैंने बताया कि मुझे पहले चार्ली से बात करनी पड़ेगी। वह स्पेनिश की क्लास के सारे रास्ते सिर्फ डांस के बारे में बात करती रही। क्लास खत्म होने के बाद भी वह इसी बारे में बोलती रही, मानो बीच में कोई बाधा ही न पड़ी हो। हम लंच करने चल दिए। उसने क्या कहा, उस बारे में मैंने खास गौर नहीं किया, क्योंकि मैं अपनी खुद की उम्मीद की उधेड़बुन में खोई थी। मैं न सिर्फ उसे, बल्कि सारे कलन भाई बहनों को देखने के लिए उत्सुक थी। मैं उनकी तुलना उन संदेहों से करना चाहती थी, जो मेरे दिमाग को सता रहे थे। जब मैंने कैफेटेरिया की चौखट पार की, तो मैं बहुत व्याकुल थी। क्या उन्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या सोच रही हूँ? और फिर एक दूसरा भाव मेरे अंदर हिलोरे मारने लगा। क्या एडवर्ड दोबारा मेरे साथ बैठने का इंतजार कर रहा होगा? जैसा मेरी आदत थी, मैंने सबसे पहले कलन भाई बहनों की टेबल पर निगाह डाली। दहशत की एक लहर मेरे पेट में थरथराने लगी जब मैंने उसे खाली देखा। बहुत कम उम्मीद से मैंने बाकी कैफेटेरिया पर निगाह डाली और सोचा कि शायद वह अकेला बैठकर मेरा इंतजार कर रहा होगा। वह जगह लगभग भरी हुई थी। स्पेनिश की क्लास 5 मिनट देर से छूटी थी, इसलिए हम देर से पहुंचे थे, लेकिन एडवर्ड या उसके परिवार के किसी सदस्य का नामोनिशान नहीं दिख रहा था। अकेलापन पूरी ताकत से मुझ पर प्रहार करने लगा।
मैं जेसिका के पीछे पैर घसीटती हुई गई और अब मैंने सुनने का नाटक करना भी छोड़ दिया। बैठ। हम इतनी देर से पहुंचे थे कि हर व्यक्ति पहले ही हमारी टेबल पर चुका था। मैंने माइक के बगल वाली खाली कुर्सी से बचते हुए एंजेला के पास वाली कुर्सी को चुना। मैंने कनखियों से देखा कि माइक ने विनम्रता से जेसिका के लिए कुर्सी खींची, जिससे उसका चेहरा तुरंत दमकने लगा। एंजेला ने धीरे से मैकबेथ के निबंध के बारे में कुछ सवाल पूछे, जिनका जवाब मैंने उतने स्वाभाविक तरीके से दिया जितना मैं दुख के समुद्र में डूबते समय दे सकती थी। उसने भी मुझे उनके साथ आज रात चलने के लिए आमंत्रित किया और अब मैं तैयार हो गई, क्योंकि अब मैं अपना दिल बहलाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं शायद आशा के आखिरी धागे को पकड़े हुए थी, क्योंकि जब मैंने बायोलॉजी की क्लास में एडवर्ड की खाली सीट देखी तो मुझे निराशा की एक नई लहर महसूस हुई। बाकी का दिन धीरे धीरे निराशाजनक गुजरा। जिम में हमें बैडमिंटन के नियमों के बारे में लेक्चर दिया गया। उन्होंने मेरे लिए यह नई यातना सोचकर रखी थी, लेकिन कम से कम इसका मतलब था कि मुझे बैडमिंटन कोर्ट पर गिरने के बजाय बैठकर सुनना ही था। सबसे अच्छी बात ये रही कि कोच अपनी बात पूरी नहीं कर पाए, इसलिए मुझे कल की भी छुट्टी मिल जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परसों वे मेरे हाथ में रैकेट का हथियार दे देंगे ताकि मैं क्लास के बाकी लोगों पर कहर बरपा सकूं। कैंपस से जाकर मैं खुश थी, क्योंकि आज रात जेसिका और बाकी लोगों के साथ बाहर जाने से पहले मैं मुंह फुलाना और अफसोस करना चाहती थी। लेकिन मैं जैसे ही चाली के घर के दरवाजे के अंदर घुसी, जेसिका का फोन आ गया और उसने बताया कि हमारी योजना रद्द हो गई है। मैंने इस बात पर खुशी व्यक्त करने की कोशिश की कि माइक ने उसके सामने डिनर पर चलने का प्रस्ताव रखा था। मैं सचमुच राहत में थी कि वह आखिरकार समझ रहा था, लेकिन मेरा उत्साह मेरे ही कानों में झूठा लग रहा था। उसने कहा कि अब हम लोग कल शाम को चलेंगे। अब मेरे पास ध्यान भटकाने वाली बहुत कम चीजें बची थीं। डिनर के लिए मछली मैरिनेट हो रही थी, सलाद और ब्रेड पिछली रात के बचे थे, इसलिए वहां करने के लिए कुछ नहीं था। मैं आधे घंटे तक होमवर्क पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करती रही, लेकिन इसके बाद वह भी हो गया। मैंने अपना ईमेल चेक किया, अपनी माँ के पुराने पत्र पढ़े, जो वर्तमान तक आते आते ज्यादा छोटे हो गए थे। मैंने आह भरी और फटाफट जवाब लिखा, मॉम, सॉरी, मैं बाहर गई थी। मैं कुछ दोस्तों के साथ समुद्र तट पर गई थी और मुझे एक निबंध लिखना था। मेरे बहाने बड़े लचर थे, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। आज बाहर धूप निकली है, मैं जानती हूँ। मैं भी हैरान हूँ, इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ और जितना ज्यादा विटामिन डी सोख सकती हूँ, सोख लूंगी। मैं आपसे प्यार करती हूँ, बेला। मैंने सोचा कि 1 घंटे तक स्कूल की किताबों से अलग हटकर कुछ पढूं। मैं फोक्स आते समय कुछ किताबें साथ लाई थी। उनमें सबसे बुरी अवस्था में जेन ऑस्टिन के उपन्यासों का संग्रह था। मैं उसे उठाकर पीछे वाले आंगन की तरफ चल दी और नीचे उतरते समय सीढ़ियों के ऊपर वाली कपड़ों की अलमारी से एक फटी पुरानी रज़ाई उठा ली। बाहर चाली के छोटे चौकोर आंगन में पहुंचकर मैंने रज़ाई को दोहरा किया। फिर मैंने इसे मोटे लॉन पर पेड़ों की छायाओं की पहुंच के बाहर बिछा लिया। मैं जानती थी कि लॉन हमेशा गीला रहेगा, चाहे सूरज कितने भी समय तक चमके। मैं पेट के बल लेट गई, अपने टखने हवा में आर पार किए, किताब के अलग अलग उपन्यासों के पन्ने पलटे और यह निर्णय लेने की कोशिश करती रही कि कौन सा उपन्यास मेरे दिमाग को सबसे ज्यादा व्यस्त रखेगा। प्राइड एंड प्रेजुडिस और सेंस एंड सेंसिबिलिटी मुझे विशेष प्रिय थे। मैंने पहले वाले उपन्यास को हाल में ही पढ़ा था, इसलिए मैंने सेंस एंड सेंसिबिलिटी से शुरू किया। अध्याय 3 शुरू करने के बाद मुझे याद आया कि इस उपन्यास के हीरो का नाम एडवर्ड था। गुस्से से मैं मैंसफील्ड पार्क की ओर मुड़ी, लेकिन उसके हीरो का नाम एडमंड था और यह भी काफी करीब था। क्या 18वीं सदी के अंत में और कोई नाम उपलब्ध नहीं थे? मैंने चिढ़कर किताब बंद कर दी और अब पीठ के बल लेट गई। मैंने अपनी आस्तीनें उतनी चढ़ा ली जितनी वे चढ़ सकती थी और आंखें बंद कर लीं। मैंने खुद से कठोरता से कहा कि मैं अपनी त्वचा पर गर्मी के अलावा कुछ महसूस नहीं करूंगी, कुछ नहीं सोचूंगी। हवा अब भी हल्की थी, लेकिन फिर भी यह मेरे बालों के रेशे मेरे चेहरे के आसपास उड़ा रही थी, जिससे मुझे थोड़ी गुदगुदी हो रही थी।
मैंने अपने सारे बाल सिर के ऊपर करके उन्हें रज़ाई पर बिखरा लिया और एक बार फिर उस गर्मी पर ध्यान केंद्रित किया जो मेरी पलकों, मेरे गालों, मेरी नाक, मेरे होठों, मेरी बाहों, मेरे गले को छू रही थी, मेरी हल्की शर्ट से रिसकर अंदर जा रही थी। अगली चीज जिसके बारे में चेतन हुई वह ड्राइववे की ईंटों पर चाली के क्रूजर की आवाज थी। मैं हैरानी में उठकर बैठी। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि रोशनी पेड़ों के पीछे जा चुकी थी और मैं सो गई थी। मैंने चारों तरफ देखा। मैं अस्त व्यस्त हाल में थी और अचानक महसूस कर रही थी कि मैं अकेली नहीं हूँ। चाली, मैंने आवाज लगाई। मुझे उनके दरवाजा धड़ाम से बंद करने की आवाज सुनाई दी। मैं उछल पड़ी और मूर्खतापूर्ण ढंग से डर गई। मैंने गीली रज़ाई और अपनी किताब को उठाया। मैं अंदर दौड़ी ताकि स्टोव पर थोड़ा तेल गर्म कर लूं। मैं जानती थी कि आज डिनर में देर हो जाएगी। जब मैं अंदर पहुंची तो चाली अपनी बंदूक का बेल्ट लटका रहे थे और जूते उतार रहे थे। सॉरी डैड, डिनर अब तक तैयार नहीं हुआ है, मैं बाहर सो गई थी। मैंने एक जम्हाई रोकी। चिंता मत करो, उन्होंने कहा। मैं वैसे भी खेल का स्कोर देखना चाहता था। मैंने डिनर के बाद चाली के साथ टीवी देखा। टीवी पर मेरा कोई मनपसंद कार्यक्रम नहीं था, लेकिन वे जानते थे कि मुझे बेसबॉल पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने एक मूर्खतापूर्ण सीरियल चला दिया जिसमें हम दोनों को ही मज़ा नहीं आया। इसके बावजूद वे खुश दिख रहे थे कि हमने मिलकर कुछ तो किया, और मेरी उदासी के बावजूद उन्हें खुश करना मुझे भी अच्छा लगा। डैडी, मैंने विज्ञापन के समय कहा, जेसिका और एंजेला कल रात को पोर्ट एंजेलिस में डांस के लिए कपड़े खरीदने जा रही हैं। वे चाहती हैं कि मैं कपड़े चुनने में उनकी मदद करूं। अगर मैं उनके साथ जाऊं तो आपको दिक्कत तो नहीं होगी? जेसिका स्टैनली, उन्होंने पूछा, और एंजेला वेबर। मैंने आह भरी जब मैंने उन्हें विवरण दिए। वे दुविधा में थे। लेकिन तुम तो डांस में नहीं जा रही हो, है ना? नहीं डैडी, लेकिन मैं कपड़े चुनने में उनकी मदद कर रही हूँ। देखिए, उन्हें सृजनात्मक राय देने के लिए। मुझे ये बात इस तरह किसी महिला को नहीं समझानी पड़ती। अच्छा, ठीक है। उन्हें एहसास हो गया कि लड़कियों के मामले में उन्हें ज़्यादा ज्ञान नहीं है। वैसे कल तो स्कूल रहेगा। हम स्कूल के ठीक बाद निकलेंगे, इसलिए हम जल्दी लौट आएंगे। आपके डिनर की व्यवस्था आप कर लेंगे, ठीक है? बिल्स, तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैंने 17 साल तक खुद खाना बनाया है, उन्होंने मुझे याद दिलाया। मैं नहीं जानती कि आप जिंदा कैसे रहे, मैं बुदबुदाई और फिर ज्यादा स्पष्टता से आगे जोड़ दिया। मैं फ्रिज में ठंडे सैंडविचों के लिए कुछ चीजें छोड़ जाऊंगी, ठीक है? सबसे ऊपर, सुबह एक बार फिर धूप खिली थी। मैं नई आशा के साथ जागी, जिसे दबाने की मैंने पूरी कोशिश की। मैंने गर्म मौसम के हिसाब से गहरे नीले वी गले का ब्लाउज पहना, जिसे मैं फीनिक्स में जाड़ों में पहनती थी। मैंने स्कूल तक पहुंचने की योजना बना ली थी, ताकि मेरे पास क्लास तक जाने के लिए मुश्किल से समय रहे। डूबते दिल से मैंने पूरी पार्किंग का चक्कर लगाया और खाली जगह ढूंढी। साथ ही मैं उस सिल्वर वोल्वो की भी तलाश कर रही थी, जो कहीं नहीं दिख रही थी। मैंने आखिरी कतार में गाड़ी खड़ी की और तेजी से अंग्रेजी की क्लास में पहुंची। मैं हांफती हुई पहुंची थी, लेकिन आखिरी घंटी से पहले आ चुकी थी, हालांकि थोड़ी थकी हुई थी। ये कल जैसा ही था। मैं बस आशा के छोटे कोम्पलों को अपने मन में उगने से नहीं रोक सकती थी, जो दर्दनाक तरीके से कुचल जब मैंने लंच रूम में और अपनी खाली बायोलॉजी टेबल पर खामख्वाह उसे खोजा। पोर्ट एंजेलिस की योजना आज रात की थी। यह इस वजह से मुझे और आकर्षक लग रही थी, क्योंकि लॉरेन को कोई दूसरा काम आ गया था। मैं शहर से बाहर जाने के लिए उतावली थी, ताकि मैं हमेशा पीछे मुड़कर न देखती रहूं और उसके अचानक प्रकट होने की उम्मीद न करती रहूं, जैसा वह हमेशा करता था। मैंने खुद के सामने कसम खाई कि मैं आज रात अच्छे मूड में रहूंगी और ड्रेस खोजने में एंजेला या जेसिका के आनंद को बर्बाद नहीं करूंगी। वैसे मैं भी थोड़े कपड़े खरीद सकती थी। मैंने ये सोचने से इनकार किया कि अगर पहले बनाई गई योजना में एडवर्ड रुचि नहीं ली, तो इस वीकेंड पर मुझे सिएटल में अकेले खरीदारी करनी पड़ेगी। वैसे निश्चित रूप से वो मुझे बताए बिना योजना रद्द नहीं करेगा।
स्कूल के बाद जेसिका अपनी पुरानी सफ़ेद मरकरी कार में मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आई, ताकि मैं अपनी किताबों और ट्रक से छुटकारा पा सकूं। भीतर जाकर मैंने फुर्ती में बाल संवारे और फोक्स से बाहर निकलने के बारे में रोमांच का हल्का सा उफान महसूस किया। मैंने चाली के लिए टेबल पर एक नोट रख दिया, जिसमें मैंने दोबारा स्पष्ट किया कि डिनर कहाँ खोजना है। फिर मैंने अपने स्कूल बैग के गंदे वॉलेट की जगह एक पर्स उठा लिया, जिसका मैं शायद ही कभी इस्तेमाल करती थी। और इसके बाद मैं दौड़ लगाकर जेसिका के पास पहुंच गई। इसके बाद हम एंजेला के घर पहुंचे और वो हमारा इंतजार कर रही थी। जब हम सचमुच शहर की सीमा के पार पहुंचे, तो मैं बेहद रोमांचित हो गई।